प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ये 7 अंक का अध्याय है। इसमें से दो अंक के 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न बनेगा 3 अंक का। तो हम प्रश्न बैंक 2020-21 के प्रश्नों को इस अध्याय के अंतर्गत देख रहे हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं, या कास्ट स्प्लिट का जो दूसरा नाम होता है वो कास्ट नेपथा भी होता है। यहाँ कास्ट से मतलब है लकड़ी। तो कास्ट स्प्लिट क्या है? मेथेनॉल, या ये IUPAC नाम है, इसी का साधारण नाम है मेथिल एल्कोहल। ये जो मेथेनॉल है, इस मेथेनॉल को पहले लकड़ी से बनाया जाता था। मेथेनॉल को पहले लकड़ी से बनाया जाता था, इसीलिए इस मेथेनॉल को ही कहते हैं कास्ट स्प्लिट। ध्यान रखना इस बात को कि मेथेनॉल को पहले लकड़ी से बनाया जाता था और लकड़ी को कहते हैं कास्ट, और इसीलिए जो मेथेनॉल है इसी को हम कहेंगे कास्ट स्प्लिट। अब बात आती है कि ये जो मेथेनॉल है ये कैसे बनता था, या कास्ट स्प्लिट कैसे बनता था। तो जब लकड़ी का भंजक आसवन करते थे तो लकड़ी के भंजक आसवन से जो पायरोलिग्नियस अम्ल मिलता था, उस पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है मेथेनॉल, एसीटोन और एसिटिक अम्ल, तीनों का मिश्रण। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो पायरोलिग्नियस अम्ल है उसमें मेथेनॉल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कास्ट स्प्लिट है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाले पायरोलिग्नियस अम्ल में पाया जाता है। तो इस तरह से ये कास्ट स्प्लिट की सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न बैंक में मिसिंग है। फिर हम चलते हैं 3 अंकों के प्रश्नों की तरफ। 3 अंकों के प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं। एल्कोहल का विकृतीकरण मतलब एल्कोहल का जो मूल नेचर है वो नेचर बदल देना, विकृत कर देना, उसको कहते हैं एल्कोहल का विकृतीकरण, या इसी का दूसरा नाम है विकृतीकृत एल्कोहल, या इसी को कहते हैं मेथिलीकृत स्प्लिट। तीनों नाम एक ही है, एल्कोहल का विकृतीकरण या विकृतीकृत एल्कोहल या मेथिलीकृत स्प्लिट। तो एल्कोहल का विकृतीकरण क्या होता है? देखिए, एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए, एल्कोहल का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को रोकने के लिए उस एल्कोहल में 4% मेथेनॉल, पिरिडिन की सूक्ष्म मात्रा एवं कुछ रंगीन द्रव्य मिलाकर, क्या क्या मिलाना है एल्कोहल में? 4% मेथेनॉल, पिरिडिन की सूक्ष्म मात्रा और कुछ रंगीन द्रव्य मिलाकर, इसके अलावा और भी चीज़ें मिला सकते हैं, मिलाकर उसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है। किसे? एल्कोहल को। तो इस तरह से जब एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है तो जो एल्कोहल पीने के अयोग्य होता है उसी एल्कोहल को हम कहते हैं कि वो एल्कोहल विकृत हो गया, मतलब वहाँ एल्कोहल का विकृतीकरण हो गया। तो इस तरह से एल्कोहल के विकृतीकरण की परिभाषा बन जाएगी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है किण्वनीकरण क्रिया को समझाइए, मतलब एक तरह से किण्वन है। तो किण्वन जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। किण्वन में क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, बात को समझना, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उन जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित करते हैं, यानी तोड़ते हैं। और ये जो अपघटन होता है वो एंजाइम की उपस्थिति में होता है और साथ ही मंद गति से होता है। अपघटन शब्द का मतलब है यहाँ पे टूटना या विघटित होना। तो इस तरह से किण्वनीकरण या किण्वन क्या होता है, तो जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में मंद गति से सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की क्रिया को किण्वनीकरण या किण्वन कहते हैं। अब देखिए, किण्वन करने के लिए एक तो हमारे पास चाहिए जटिल कार्बनिक यौगिक, मतलब ज़्यादा कार्बन वाला यौगिक, उससे हमको बनाना है सरल कार्बनिक यौगिक, यानी इसमें जितने कार्बन होंगे उससे कम कार्बन इसमें होना चाहिए। साथ में हमको एंजाइम की आवश्यकता इसमें पड़ेगी और मंद गति से तो ये किण्वन की क्रिया हो
अब देखिए, किण्वन की क्रिया करने के लिए जिसकी मदद लगती है उसको हम कहते हैं किण्वक, और ईस्ट जो है एक अच्छा किण्वक है। ये एक जीवित पदार्थ है और इसमें इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब ईस्ट में ये एंजाइम उपस्थित होते हैं, इन्वर्टेज, जाइमेज और माल्टेज। यहाँ एक बात आपको समझ लेना है कि ये एंजाइम तो है, लेकिन कोई भी एंजाइम किसी भी अभिक्रिया के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक विशेष प्रकार की चाबी एक विशेष प्रकार के ताले में ही लग सकती है, उसी प्रकार एक विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। एंजाइम एक प्रकार की उत्प्रेरक ही है। अब देखिए, हमने लिया सुक्रोज, या इसको बोलते गन्ने की शर्करा, या इसको कहते शीरा। इसका फार्मूला है C12H22O11। ये हमारे पास है जटिल कार्बनिक यौगिक। इस जटिल कार्बनिक यौगिक की क्रिया हम जल के साथ करते हैं, और ये क्रिया इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ही होती है, और इस तरह से ये इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है ईस्ट में। तब क्या होता है, सुक्रोज की क्रिया जल के साथ होती है, तो सुक्रोज का जल अपघटन होता है एंजाइम की उपस्थिति में, और ये सुक्रोज जो है ये सरल कार्बनिक यौगिकों में टूट जाता है। ये 12 कार्बन वाला है, तो इससे बनते 6 कार्बन वाले 2। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन 12 है, तो यहाँ 6 कार्बनों में बांट दिया। हाइड्रोजन 22 और 2 24 है, तो यहाँ 12, और ऑक्सीजन 11 और 1 12 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। इस तरह से एक मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रक्टोज। अब आप कहेंगे दोनों के फार्मूले तो सेम है, कैसे पता चलेगा ग्लूकोज कौन सा है फ्रक्टोज कौन सा है? तो इनका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर में एक में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जिसमें एल्डिहाइडिक अर्थात सिंगल बॉन्ड CHO ये ग्रुप पाया जाता है, वो ग्लूकोज होता है। और जिसमें सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, वो फ्रक्टोज होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक है वो सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित हो गया। अब हम लेते हैं ग्लूकोज को। ये लिया हमने ग्लूकोज, इसका और आगे हम अपघटन कर सकते हैं। कैसे? ये ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज का जो अपघटन होता है, ये 6 कार्बन वाला है, इससे हम कम कार्बन वाला बनाएंगे। ग्लूकोज का जो अपघटन होता है वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, और ये जो जाइमेज एंजाइम है ये भी ईस्ट में पाया जाता है। जाइमेज एंजाइम क्या में पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। तब ग्लूकोज से एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल का मतलब एथिल एल्कोहल। अगर आपको कोई बोला नहीं कि कौन सा एल्कोहल, तो आपको समझना है एथिल एल्कोहल। तो इस तरह से ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल मिलता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब देखिए, ये 6 कार्बन वाला है, इससे हमको मिल रहा है 2 कार्बन वाला। तो कहने का मतलब है जटिल कार्बनिक यौगिक जो है वो एंजाइम की उपस्थिति में मंद गति से सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित हो रहा है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास इस साइड कितने हैं, 12। यहाँ कितने हैं, 5 और 1 6। यहाँ लगाना पड़ेगा 2। 2 लगाने से यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएंगे 12। अब हम देखते हैं कार्बन को। यहाँ कार्बन है 6, यहाँ कार्बन है 2 दूनी 4, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 2। तो यहाँ हो जाएंगे दोनों तरफ कार्बन 6। अब बचे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, और यहाँ 2 दूनी 4। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होगी संतुलित। पेपर में किण्वन ही करें या किण्वन आएगा, दोनों अभिक्रिया नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा। दोनों में से कोई एक अभिक्रिया आप लिख सकते हैं, दोनों लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ये आपने देखा किण्वनीकरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एल्कोहलों के क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसको हम कहते हैं क्वथनांक। और एल्कोहल बोला तो वैसे एथिल एल्कोहल होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, लेकिन हम यहाँ एल्कोहल का सामान्य सूत्र लेंगे R सिंगल बॉन्ड OH। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो एल्कोहलों के क्वथनांक मतलब इनके क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होते हैं। मतलब आप जो एल्कोहल लोगे उसी की संगत आपको ईथर लेना है। तो एल्कोहलों के जो क्वथनांक है वो संगत ईथरों से उच्च होते हैं। क्यों? इसका जवाब हमको देना है।
सबसे पहली बात, जो एल्कोहल है उसका जो सामान्य सूत्र है वो R सिंगल बॉन्ड OH है, जहाँ R का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। और उसी प्रकार जो ईथर होता है इसका सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, जहाँ R और R डैश दोनों एल्किल समूह हैं, दोनों के मान समान हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। और ईथर की पहचान क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन दो कार्बनों के बीच में झूलता है। जैसे एल्किल बोला तो इसमें कार्बन होगा और यहाँ पर एल्किल है तो इसमें भी कार्बन होगा, मतलब ऑक्सीजन कम से कम एक एक कार्बनों के बीच में झूला झूलते हुए आपको दिखाई देगा, तो वो है ईथर। अब ये जो एल्कोहल होता है, इन एल्कोहलों के जो क्वथनांक है ये क्वथनांक ईथरों से ज़्यादा होते हैं, उच्च होते हैं। इसका कारण आपको अगर ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है तो सिंपली आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हो, क्या कि एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है। बस इतना लिखा तो भी चल जाएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और ईथर जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, लेकिन ईथर जब जल के साथ क्रिया करता है तब हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। यानी अगर आप इसको जल में घोलोगे तो ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा, लेकिन पर्टिकुलर इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो देखिए, एल्कोहलों के क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होते हैं। इसका कारण यह है कि एल्कोहल में उसके अणु हाइड्रोजन बंधों के द्वारा आपस में संगुणित हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ते हैं तो संगुणित अणु बना लेते हैं, संगुणित अणु बना लेते हैं। कौन? एल्कोहल के अणु। जिसे पृथक करने के लिए, मतलब एल्कोहल के जो अणु आपस में संगुणित हो गए बहुत सारे, उन अणुओं को पृथक करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, मतलब उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, जबकि ईथरों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। ये जो एल्कोहल होता है ये एक तरह से उदासीन होता है या अति दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो उदासीन होता है या अति दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का मतलब ये जो है एल्कोहल, ये एक तो H+ देगा नहीं, और H+ नहीं देगा तो ये अम्लीय नहीं होगा। साथ में यहाँ पर अगर ये H+ देता भी है तो बड़ी कठिनाई से देता है। कारण क्या है कि जो एल्किल ग्रुप होता है, इस एल्किल ग्रुप का +I प्रभाव होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, जिसके कारण ये एल्किल समूह, ये जो बंधक के इलेक्ट्रॉन हैं, इन बंधक के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर देते हैं, और ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाने के कारण अब ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींचता, और जब नहीं खींचेगा तो ये हाइड्रोजन जो है आसानी से फ्री नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए कि एल्कोहल या तो उदासीन होते हैं या फिर होते हैं अति दुर्बल अम्लीय। एक तो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलता नहीं, और निकलेगा भी तो बड़ी कठिनाई से निकलेगा, और निकलने के बाद जो आयन बनेगा RO- वो भी अस्थायी होगा, क्योंकि अणुनाद नहीं पाया जाता। तो हाल फिलहाल हम इतना ध्यान रखते हैं कि जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण एल्कोहल के अणु संगुणित हो जाते हैं, और संगुणित हो जाने के कारण इसको अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए किस तरह से इसको अगर हम मान के चलें कि ये ध्रुवीय होता है तो ये आंशिक यानी Δ+ होगा इस पे, और इस पे होगा Δ-। उसी प्रकार इस ऑक्सीजन पे होगा Δ-, इस पे होगा Δ+, इस पे होगा Δ-, इस पे होगा Δ+। अब क्या होता है, एक एल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे एल्कोहल के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़कर एक विशेष प्रकार का बंध बना लेता है। उसी प्रकार इस एल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे एल्कोहल अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार का बंध बना लेता है। उसी प्रकार ये आगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा, और ऑक्सीजन एल्कोहल के अणु के हाइड्रोजन के साथ एक विशेष प्रकार का बंध बनाएगा। तो ये जो विशेष प्रकार का बंध होता है, इसी बंध को कहते हैं, हम तीर का चिन्ह करके दिखा देते हैं, हाइड्रोजन बंध।
और इसी बंध को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि एल्कोहल के अणुओं में या एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो संगत ईथरों से ज़्यादा होता है और ईथरों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर छोड़ते हैं। इसके बाद अगले जो क्वेश्चंस है उसको अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।